गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आपका वीडियो लेट अपलोड होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकली, तो आप लोग समझेंगे इस बात को, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आज का करंट अफेयर्स 30 सितंबर का हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। करंट अफेयर्स विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है? तो स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है ये प्रारंभ किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। जो स्लम है, जो झुग्गी बस्तियां हैं, उन्हें अपग्रेड करना और उन्हें रहने लायक अच्छे घरों में, अच्छे एरिया में बदलना। ठीक है, अपग्रेडेशन का मतलब ही यही होता है। और ओडिशा सरकार ने 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। ओडिशा को क्या करना? स्लम फ्री स्टेट बनाना, ये 3 वर्ष का लक्ष्य रखा है ओडिशा सरकार ने। बहुत ही अच्छी पहल है। ओके, तो 3 वर्षों के लिए क्या करना है? ओडिशा को 3 वर्ष के अंदर झुग्गी बस्ती मुक्त बनाना है। जो गंदगी भरी झुग्गी बस्तियां होती हैं उन्हें मुक्त करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और नवीन पटनायक को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। तो ये आप याद रखेंगे। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 147 सीटें। कोणार्क के सूर्य मंदिर, या ऐसे ही क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा के मंदिर कहा जाता है। जो 10 रुपए का नोट है आपका, उस पर जो चित्र दिखता है वो किसका है? तो वो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का। सबसे लंबा बांध हीराकुंड नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ओडिशा राज्य में मिलेगा। बारामती स्टेडियम, ये भी ओडिशा में मिलेगा आपको। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये मिलेगा आपको कटक ओडिशा में। कटक ओडिशा में। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम ओडिशा। झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया? वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है। ओके, और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आकृति है, ये कौन सी झील है? ये है चिल्का झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। इसे लेगून झील भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक लेगून झील भी है। कौन सी? चिल्का झील। मोहम्मद रफीक, ये ओडिशा हाईकोर्ट के हाल ही में चीफ जस्टिस बने, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अमृत योजना रैंकिंग जो अभी जारी की गई थी, उसमें देश में ओडिशा राज्य क्या रहा? प्रथम स्थान पर रहा था। यूनेस्को ने सुनामी तैयारी लागू करने में 2 जिले, कौन कौन से? वेंकटरायपुर गांव और नूलिया शाही गांव को चुना है। ठीक है, ओडिशा। तो ओडिशा क्या हो गया इस मामले में? देश का पहला राज्य जो सुनामी तैयारी में प्रथम स्थान पर है। ट्रांसजेंडरों को पेंशन देने वाला किस योजना के तहत? मधुबाबू पेंशन योजना में ऐड कर लिया है ओडिशा सरकार ने। किन्हें? ट्रांसजेंडरों को। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। हरित आवरण में वृद्धि के लिए सबुजा ओडिशा योजना किसने प्रारंभ की? ओडिशा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। जनजाति छात्र हॉस्टल के लिए आईएएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। वंदे उत्कल जननी को राजकीय सॉन्ग बनाने वाला कौन है? ओडिशा का ये सॉन्ग बना है, राजकीय सॉन्ग, और इसके लेखक कौन है? के लक्ष्मीकांत महापात्रा। के लक्ष्मीकांत महापात्रा। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा देने की अनुमति देने वाला पहला राज्य ओडिशा है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम ऋण योजना प्रारंभ की थी। और भारत पेट्रोलियम ओडिशा के बोलनगिर जिले में क्या करेगा? एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगा। तो ये इतना करंट अफेयर्स के पॉइंट थे जो आपको ओडिशा से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे कोविड क्रूसेड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ये हैं इकबाल सिंह चहल। ठीक है, इकबाल सिंह चहल, ये मुंबई नगर निगम, ग्रेटर मुंबई नगर निगम के क्या हैं? नगर आयुक्त हैं। कौन? इकबाल सिंह चहल। और इन्हें मुंबई में कोरोना वायरस के नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें यह
पुरस्कार मिला है? कौन सा? कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। तो आप इन्हें याद रखेंगे, क्या नाम है? इकबाल सिंह चहल। ओके। रामचंद्र मौली, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें मिला था कालोजी नारायण पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार किसने दिया था? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा इन्हें दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? कालोजी नारायण पुरस्कार। ओके। वेद प्रकाश दुदेजा, इन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया था। कृतिका पांडे, इन्हें क्या मिला था? शॉर्ट स्टोरीज प्राइज मिला था। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज मिला था किसे? कृतिका पांडे को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। निम्न में से भारत के किस शहर ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा सूरत ने। किसने जीत लिया ये पुरस्कार? सूरत ने जीत लिया है यूनेस्को का यह पुरस्कार। ठीक है। सूरत ने क्या करा है? जो सूरत है उसमें इसका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। किसका? यूनेस्को का। और यूनेस्को में nextapolo.com के साथ मिलकर सूरत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक रिजिलियंट सिटी के रूप में घोषित किया गया। किसने घोषित किया? यूनेस्को ने। कौन सी सिटी? रिजिलियंट सिटी घोषित किया गया है। नेटाप्लॉक्स, ये है नेटाप्लॉक्स स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक है। ये विश्व के 10 शहरों को दिया गया है और उन 10 शहरों में भारत का सिर्फ एकमात्र शहर है। कौन सा? सूरत। ठीक है, याद रखिएगा, नेटाप्लॉक्स स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो ये कैसे मिला है? सूरत को मिला है। इसके साथ ही सूरत को बहुत सारे टैग प्राप्त हैं। कौन कौन सी सिटी कहा जाता है इसे? डायमंड सिटी कहा जाता है और ब्रिज सिटी कहा जाता है और क्लीन सिटी कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है और अब ये क्या बन गई है? रिजिलियंट सिटी बन गई है। तो ये सारी सिटीज़ कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं किसको? गुजरात को। तो ये रही मैप में लोकेशन गुजरात की। पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो पड़ोसी राज्य आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। और यहाँ सीमा किससे लगती है? अरब सागर से और यहाँ से पाकिस्तान से। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आचार्य देवव्रत हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट कौन है? विक्रम नाथ है। ओके। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? ये रहा है गुजरात। किसने जारी किया ये निर्यात तैयारी सूचकांक? नीति आयोग द्वारा। ठीक है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो ये भी रहा है कौन सा आपका? गुजरात 2020 में। ओके। अदर पॉइंट देख लेते हैं हम। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार ने प्रारंभ की है। सी प्लेन सर्विस गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपको मिलेगा गुजरात में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और इसके बाद अगर दक्षिण भारत का पूछा जाए या दूसरा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी ये गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक है। कौन सी? रेलवे यूनिवर्सिटी। और गुजरात में ही क्या खुलेगी? देश की पहली रक्षा यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। ओके। अभी इसका विधेयक पास हुआ है संसद से। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है, आनंद जिले में। ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी याद रखिएगा। हाल ही में जल संचय परियोजना वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बड़ोदरा। तो ये क्या है? बड़ोदरा का जो जिला है, बड़ोदरा के जिला प्रशासन द्वारा जिले के 1000 सरकारी स्कूलों, जो 1000 सरकारी स्कूल थे उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब इस तरीके से सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया जिससे बरसात के पानी को स्टोर किया जा सके, उसे बहने से मत बचाया जा सके, है ना, वो वेस्ट ना हो। तो इसके लिए क्या सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया? सभी 1000 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया। और किस में किया गया? बड़ोदरा शहर में। तो ये क्या बन गया? देश का पहला ऐसा शहर है जिसने पूरे सभी 1000 सरकारी स्कूलों में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। किसने? बड़ोदरा ने। और गुजरात के बारे में, बड़ोदरा कहाँ का शहर है, कहाँ का जिला है? गुजरात का है। और गुजरात के बारे में हम सभी चीजें पीछे देख चुके हैं। ओके। अभी बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में निम्न में से किसे वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा उषा मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर की ही ये सिस्टर हैं उषा मंगेशकर, इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कौन है? ये हैं लता मंगेशकर। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पार्श्व गायक, ये भी क्या है? पार्श्व गायक ही हैं उषा मंगेशकर। पार्श्व गायक उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जो उषा मंगेशकर हैं, इन्हें इस पुरस्कार के साथ ही 5 लाख रुपए नगद प्राइज दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा? स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। सुभाष कामत, ये भी हाल ही में क्या बने हैं? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुभाष कामत। ओके, और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल जैन बने हैं। जेन फ्रेजर, ये क्या बनी है? सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। कौन? जेन फ्रेजर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर का निधन हो गया है? तो राइट आंसर होगा असम की। ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से क्या हो गया है? निधन हो गया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? असम के बारे में। तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर और बड़ी सिटी क्या है यहाँ की? ये है गुवाहाटी। ओके, ये लोकेशन आप देख रहे हैं मैप में असम की। ठीक है, सीमा किस किस से बना रहा है असम? तो ये सीमा बना रहा है यहाँ पर आपके भूटान से, यहाँ पर बांग्लादेश से, मेघालय से और त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। तो आप ये कह सकते हैं कि सिक्किम को छोड़कर असम ऐसा राज्य जो सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये सर्बानंद सोनोवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ असम हाई कोर्ट अजय लांबा बने हैं। जगदीप मुखी क्या हैं? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ओके, लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा 7 हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं असम में। प्राचीन नाम क्या है असम का? कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये मिलेगा आपको असम में और क्यों फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और देश का पहला गोल्डन बाघ जो है, गोल्डन कलर का बाघ, वो कहाँ देखा गया? टाइगर, तो वो भी देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादित क्षेत्र है और ये भी मिलेगा आपको असम में। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश ये कौन बनी है? सबिता विधान बरुआ बनी है। असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन बनी है? हिमा दास बनी है। कौन है असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर? हिमा दास है। पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। कामाख्या देवी का मंदिर, ये यहाँ पर हर वर्ष कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला, लेकिन ये इस वर्ष स्थगित कर दिया गया। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी रोपवे बना हुआ है। ठीक है, क्या है? देश का सबसे लंबा है। किस नदी पर बना है? तो ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, रोपवे। कितनी है इसकी लंबाई? 1.8 किलोमीटर। अरुणादय योजना ये असम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इसे अब क्या बनाया जाएगा? इसे कन्वर्ट किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और देहिंग पटकई अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद रखिएगा। और जो नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिक्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये मिलेंगे आपको असम राज्य में। ओके, तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पीडी वाघेला। कौन बने हैं अध्यक्ष ट्राई के? पीडी वाघेला इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, सुरेश चंद्र शर्मा ये क्या है भाई? हमने कल परसों ही देखा था, ये बने हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष। कौन? सुरेश चंद्र शर्मा। नीतू डेविड ये बनी हैं बीसीसीआई राष्ट्रीय चयन समिति महिला क्रिकेटर समिति की अध्यक्ष। ठीक है, महिला क्रिकेटरों को जो चयन करने वाली राष्ट्रीय समिति है उसके अध्यक्ष बनी है नीतू डेविड। गोपाल कृष्ण गांधी इन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का आजीवन ट्रस्टी बनाया गया है। ये क्या है? गांधी जी के पड़पोते हैं और पश्चिम बंगाल के
पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। हम देख लेते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका लोगो है। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में और अध्यक्ष कौन बन गए? पीडी वाघेला बन गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल निम्न में से कौन बनाए गए हैं? तो डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के डायरेक्टर बन गए हैं एसएस देशवाल। कौन बन गए हैं? एसएस देशवाल। देखिए आप लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने थे एसएस देशवाल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। और इन्हें ही क्या दिया गया है? एसएस देशवाल को अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एनएसजी के, किसका? डायरेक्टर जनरल का। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? एसएस देशवाल को एनएसजी का। और पहले से किसके हैं ये? आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, अब देखिए राकेश अस्थाना जो है ये क्या है? बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ओके, और पीएस रानीप से ये क्या है? रानीप से ये है सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल कौन है? पीएस रानीप से। और एपी महेश्वरी तो ये हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल, ये हैं इंस्पेक्टर जनरल और ये क्या है? डायरेक्टर जनरल। ओके, तो यहाँ से आप अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा किसे? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, किसके लिए चुना गया है? ग्राहक जागरूकता अभियान। किसकी तरफ से? आरबीआई की तरफ से। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद आ रहे होंगे किसके? अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए। एक तो आईडीएफसी जो बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन जी ही बने। और जो एलेक्सा है गूगल का वॉइस असिस्टेंट, उसकी वॉइस जो भारतीय यूजर्स हैं उनको किसकी वॉइस में सुनाई देगी अब? तो वो अमिताभ बच्चन की वॉइस में सुनाई देगी, चुटकुले और जो छोटी मोटी कहानियां वगैरह हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शन है आमिर खान, ये अभी हाल ही में किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सीएट जो कार कंपनी है सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, सोनू सूद ये एसर कंप्यूटर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, एसर लैपटॉप के। और आयुष्मान खुराना, इनसे ये बजाज एलियंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एसयूवी अर्बन क्रूजर के टोयोटो जो कंपनी के उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये बने हैं इन्हें यूनिसेफ के एडवोकेट सेलिब्रिटी बनाया गया है। टाइम मैगजीन में ये 100 प्रभावशाली अभिनेता लोगों में से एकमात्र अभिनेता बने हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप आयुष्मान खुराना से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें क्रम के हैं। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पहले व्यक्ति, ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट व्यक्ति थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ जो ब्रिटिश थे। और भारतीय पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सीडी देशमुख बने थे। और आरबीआई के मात्र 21 दिन के लिए जो गवर्नर बने थे उनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? अमिताभ घोष थे। तो ये सबसे कम समय वाले आरबीआई के गवर्नर हैं और इनका निधन हो चुका है हाल ही में कोविड-19 की वजह से, तो आप इन्हें याद रखिएगा। उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं शक्तिकांत दास से पहले। इनकी एक बुक आई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो इसे आप याद रखेंगे। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य हैं, विरल आचार्य थे, ठीक है, पूर्व डिप्टी गवर्नर। इनकी एक बुक आई है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल रीस्टेबिलिटी इन इंडिया। ओके, तो ये दोनों ही बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। पॉजिटिव पे चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन लेकर आया? आरबीआई लेकर आई। और इसे कौन बना रहा है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे बनाया जा रहा है। ओके, और आरबीआई का जो नया ध्येय वाक्य या मोटो है वो क्या है? नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये सारे पॉइंट आप आरबीआई से याद रखेंगे। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा मास्टर, ये मोस्टर है, मोक्टर, ये मास्टर नहीं है, मोक्टर है, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है, ये मोक्टर
ओ आने कौन बने हैं? ये मोख्तर ओ आने बने हैं अफ्रीकी देश माली के प्रधानमंत्री। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे, कौन बने हैं? मोख्तर ओ आने। ओके, देखिए अब हम देख लेते हैं मैप में क्या माली को। तो ये रहा अफ्रीकी देश, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है और ये पश्चिम में स्थित है क्या? माली। ओके, कैपिटल क्या है? बमोका है और प्रेसिडेंट कौन है? मोख्तर ओ आने बन गए। कौन बन गए? मो आने बन गए हैं। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। मोहम्मद हुसैन रोबल ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अभी? तो ये बन गए हैं पीएम ऑफ सोमालिया। ठीक है, कहाँ के बने? सोमालिया के। और ये कुबाट बोरोनोव, ठीक है, कुबाट बेग बोरोनोव ये किर्गिस्तान के पीएम बने थे, किर्गिस्तान के पीएम बने हैं। ओके, और एलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बने हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। ठीक है, बेलारूस के राष्ट्रपति। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है, के द्वारा निम्न में से किसे सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो फैशन की दुनिया के जाने माने व्यक्ति हैं ये कौन? सुनील सेठी, ना कि सुनील शेट्टी। ठीक है, शेट्टी नहीं बोल रहे हैं, सेठी बोल रहे हैं। सुनील शेट्टी तो क्या बने हैं? नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील सेठी को नियुक्त किया गया है। आपको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो बनाए गए हैं कौन? पंकज त्रिपाठी जो एक्टर हैं। ठीक है, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को बताती हूँ, ब्रांड एम्बेसडर वाली एक डेडिकेटेड वीडियो बन गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। के शैलजा ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इनके सराहनीय कार्यों के लिए कोविड-19 के दौरान सम्मानित किया गया है। और ब्रिटेन के टॉप थिंकर जो एक ग्रुप है उसके द्वारा इन्हें टॉप थिंकर की सूची में शामिल किया गया है। किसको? के शैलजा को। गोपाल कृष्ण गांधी को हम देख चुके हैं। संजय यादव ये कौन है? ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किए, कार्यवाहक मुख्य चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए, सीजे। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 29 सितंबर को। क्या मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रही इस वर्ष की? तो इस वर्ष की थीम रही यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, अब हम मंथ वाला क्वेश्चन आया तो सारे मंथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया गया, 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। थीम रखी गई लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को हमले से शिक्षा की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया किसने? यूएनओ के द्वारा। थीम क्या थी इसकी? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। 10 सितंबर को आत्महत्या निषेध दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस यूएनओ के द्वारा मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से जाना जाता है। 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। थीम थी ओजोन फॉर लाइफ। ओके, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। थीम रखी थी इसकी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 18 सितंबर को वर्ल्ड बेम्बू डे बांस दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी बेम्बो नाउ। 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया, इक्वल पेमेंट डे। 18 सितंबर को ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी मॉनिटरिंग डे की? सॉल्व वाटर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। 21 सितंबर को नहीं 19 सितंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। ठीक है, 3 सितंबर
ऑफ थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को, अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन। नेक्स्ट है आपका 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड रोज डे मनाया गया। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, थीम थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। 24 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस मनाया गया, थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया, थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और 25 सितंबर को मनाया गया दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के रूप में अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और उसकी थीम थी एनवायरनमेंट हेल्थ अ की पब्लिक इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया और थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेशन वैक्सीनेट। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया और थीम थी यूज हार्ट बीट टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे थे, आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसने लगाया? महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है खुली बीड़ी और सिगरेट के बेचने पर प्रतिबंध। तो ये आप याद रखेंगे। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो राइट आंसर होगा सिंगापुर। कौन बन गया है? सिंगापुर। ठीक है, बैंकिंग सुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों को फेस रिकग्निशन जो वेरिफिकेशन जो टेक्निक है वो उपयोग करने वाला फेस से होगा। आपके फेस के जितने भी पॉइंट हैं, फेस रिकग्नाइजेशन जैसे आधार कार्ड में होता है उस तरीके का ही ये रिकग्नाइजेशन अप्लाई किया है सिंगापुर ने अपने बैंक ग्राहकों की सुविधा को सरल बनाने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा विश्व का पहला देश है जिसने इस सुविधा को अपने नागरिकों को प्रदान किया है। बात कर लेते हैं हम सिंगापुर की। ये रहा यहाँ पर छोटा सा देश सिंगापुर और ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, तो यहाँ भारत से आप दक्षिण में देखेंगे, वो दक्षिण पूर्व में तो आपको दिखाई देगा सिंगापुर। ओके, कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं यहाँ की हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री अभी बने हैं ली सिन लुंग। ठीक है, 2014 से यही प्रधानमंत्री हैं और दोबारा भी यही नियुक्त हो गए हैं। कौन? ली सिंग लुंग। तो ये सारे पॉइंट आप सिंगापुर से याद रखेंगे। वोडाफोन कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ लगभग 22,000 करोड़ का केस जीत लिया है। कौन सा टैक्स के नाम पर? ठीक है, कौन सा टैक्स था जिसके नाम पर यह वसूला गया था वोडाफोन से, और अब वोडाफोन ने ये जो केस था वो जीत लिया है वापस से। देखिए, भारत सरकार के द्वारा, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, भारत सरकार के द्वारा रेट्रोस्पेरिक टैक्सेशन, ठीक है, ये लगाया गया था किस पर? वोडाफोन से। और इस रूल को हमारे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये दोनों ही कोर्ट में पक्ष किसके पक्ष में गया फैसला? सरकार के पक्ष में। फिर जो वोडाफोन कंपनी है इन्होंने कहाँ पर ले गए इस केस को? इन्होंने लेकर गए इस केस को अंतरराष्ट्रीय ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये कहाँ पर है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये आपको मिलेगा आपके नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में मिलेगा। यहाँ पर ये लेकर गए केस को और यहाँ पर ये केस जीत गए। ठीक है, 22,000 करोड़ का। तो ये क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये वाला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? देखिए, जब सरकार कोई नया कानून बनाती है, ठीक है, और कानून बनाने के बाद मान लीजिए कानून लागू होता है आपका 30 सितंबर को संसद से पारित हुआ, लेकिन सरकार ने जब कानून बनाया तो सरकार ने बोला है कि हम पारित तो 30 सितंबर को कर रहे हैं, लेकिन इसको लागू कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 2020 से लागू माना जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? अब जैसे क्या बोला जाएगा इसे? रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट। मतलब आप अभी ला रहे हो कानून, लेकिन आपको जो लेना है क्या कहते हैं? टैक्स, वो आप पिछली डेट से ले रहे हो, तो इसे क्या बोला जाता है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहा जाता है। तो ये लगाया गया था वोडाफोन पे और वोडाफोन ने इस मामले को ले गया लंबा और ये बहुत लंबा चला, 2007 से चल रहा था ये केस और फाइनली कौन जीता?
ये जीता है कौन? वोडाफोन, और इन्हें मिले हैं 22,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इसके हर जाने के रूप में। कौन देगा? ये भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, इकोनॉमी की दृष्टि से टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन ग्रुप द्वारा भारत सरकार के खिलाफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यह केस जीत लिया है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड के द हेग में है। स्थापना कब हुई थी इस कोर्ट की? तो 1899 में हुई थी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है कोई कानून लागू होने की तारीख से पहले से ही लागू माना जाता है, ठीक है, पिछली डेट से लागू माना जाता है। वोडाफोन एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल दूर संचार कंपनी है। स्थापना कब हुई थी वोडाफोन की? 16 सितंबर 1991 को। मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में, और अध्यक्ष कौन है इसके? गेराल्ड टेक्सटली हैं, गेराल्ड टेक्सटली हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में दुश्मन पर नजर रखने के लिए भारत द्वारा किस देश से 30 जर्नल MQ-9A रिपर ड्रोन खरीदने का समझौता किया गया? तो याद रखिए, ये MQ-9A रिपर क्या है? ड्रोन है। ओके, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। और ये हम किस देश से खरीद रहे हैं? तो ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी आप लोगों को याद होगा जो ईरान के कमांडर थे सुलेमानी, ठीक है, उन पर अमेरिका द्वारा एक हमला किया गया था। तो वो हमला क्या था? वो हमला किया गया था रिपर ड्रोन से। ये रिपर ड्रोन क्या होता है? लक्ष्य को भेद सकता है, मतलब लक्ष्य के साथ साथ चलकर, लक्ष्य कहाँ है उसको ढूंढकर फिर भेदने की क्षमता इसमें है। तो इसी से उन पर हमला किया गया था और वो इस हमले में मारे गए थे, ठीक है। देखिए इसकी खासियत क्या है। अमेरिकी वायुसेना इस मानव रहित एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कब से कर रही है? 2007 से कर रही है। MQ सीरीज का नोवा संस्करण है जो लक्ष्य को तलाश कर उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। इसमें लेजर गाइडेड हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये इसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, MQ-9A रिपर ड्रोन की। ये है इसकी खासियत, ये है ड्रोन, ठीक है, इस तरीके का ये दिखाई देता है। ईंधन क्षमता कितनी है? 2200 लीटर है। चलता कैसे? 2 रिमोट पायलट इसे चलाते हैं सेंसर से, ठीक है। अचूक लेजर गाइडेड हेल्प फायर मिसाइलें लगी हैं, कैमरा है, लक्ष्य भेदन सिस्टम है, हाई सेंसर्स हैं। खासियत क्या है? जासूसी में काम आता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है, और युद्ध के समय भी अचूक निशाना लगा सकता है। रेंज कितनी होती है इसकी? तो रेंज होती है 1150, करीब 1800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। बहुत शानदार रेंज है इसकी, ठीक है। रफ्तार है 230 मील, ठीक है, 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम करेंगे कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं हाल ही में? तो ये बन गए अल्पन बंदोपाध्याय। कौन बने हैं? अल्पन बंदोपाध्याय। बिहार चुनावों में कोरोना वायरसों के जो मरीज हैं उन्हें अंतिम 1 घंटे में वोट डालने की अनुमति दी गई है। 4 से 5 बजे तक जो कोरोना वायरस पीड़ित मरीज होंगे वो वोट डाल सकेंगे। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को मनाया गया। केरल के ह्यूमन बाय नेचर कार्यक्रम को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को सम्मानित किया। ये घोषित तो जनवरी 2020 में ही हो गया था कि इन्हें मिलेगा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाल ही में दिया गया है, ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है तो इसे यहाँ इंक्लूड कर लिया गया है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? वोल्टेरी बोटास है। कौन है? वोल्टेरी बोटास है। किस कंपनी के ड्राइवर है? मर्सिडीज के ड्राइवर है, फिनलैंड के हैं, ओके। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 3000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट महिला कौन है? तो सूजी वेट्स है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्टेफनी टेलर बनी है। देश की पहली, कहाँ की है और ये स्टेफनी टेलर? तो ये वेस्ट इंडीज की है, याद रखिएगा। देश की पहली तट रक्षा अकेडमी कर्नाटक के मंगलुरु में स्थापित की जाएगी, ठीक है। स्थापना 18 अगस्त, ठीक है, याद रखिएगा इसे। कब होगी स्थापना इसकी? जो भारतीय तटरक्षा बल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 18 अगस्त 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। इसी तटरक्षा बल के लिए एक नई अकेडमी बनाई जाएगी जिससे क्या होगी, जो तटरक्षा बल के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके, यूनिवर्सिटी बनेगी। देश का पहला चिकित्सा उपकरण
पार्क केरल में स्थापित किया जा रहा है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये मयंक अग्रवाल बने हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नासा वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट ये कहाँ बन रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु में बन रहा है। ठीक है, दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट। देश के दूसरे ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो बलात्कार और छेड़छाड़ के अपराधी होते हैं उनकी फोटो लगेंगी सार्वजनिक रूप से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना प्रारंभ की गई है। केरल राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूएनओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो केएल राहुल बने हैं। नौसैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ, कौन सा? पासेस एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर जीमैक्स है ये। पासेस तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ, जीमैक्स किस किस के मध्य हुआ? भारत और जापान के मध्य। ओके, पासेस भी याद रखिएगा, पासेस एक्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्व नदी दिवस सितंबर के चौथे शनिवार को मनाया जाता है और चौथा शनिवार कब था? 26 सितंबर को था। तो इसकी थीम क्या रही विश्व नदी दिवस की? डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी? थीम कुछ नहीं थी। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में नीतू डेविड को चुना है। यह कानपुर से हैं। कहाँ की रहने वाली नीतू डेविड? कानपुर की। बीसीसीआई उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है महीन वर्मा। सचिव कौन है? जय शाह। सीईओ कौन है? हेमांग तिवारी है। और पुरुष क्रिकेटर टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है? WV रमन है। कौन है? WV रमन। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पर रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। कलाकार देव प्रसाद रॉय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता 2020 माय ग्रैंड माँ पेंटिंग बनाकर जीत ली है। ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 26 सितंबर को। ये इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? CSIR। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर जनरल है इसके शेखर सी मंडे। कौन है डायरेक्टर जनरल? शेखर सी मंडे। विजिट असम एप्लीकेशन असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना असम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। CICSR इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग, इकरा बोलते हैं इसको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई है? -11% बताई है। ये आप ऐड कर लीजिएगा, जहां मैं रोज बताती हूँ और आप लोग पास एक नोट्स में एक जगह लिखा होगा सारी रेटिंग एजेंसियों के अनुमान। ओके, वहां इसे भी ऐड कर लीजिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा है। ये 33 सदस्य होगा नेशनल मेडिकल कमीशन। और इसका गठन कब हुआ? 25 सितंबर 2020 को हुआ। मुख्यालय कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी आप याद रखेंगे। ओके, आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस बैंक के द्वारा सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया गया है? ओके, ये आपके ऑप्शन है, आंसर कीजिएगा। कल का क्वेश्चन था कि किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? 2 खिलाड़ियों को चुना गया था। उसका आंसर था गुरमीत सिंह और आपका संजू सिंह। तो ये आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने और शिवानी पवार ने। वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड शिवानी। इसका भी आंसर आप सभी लोगों को करना है। सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट जब आप करते हैं लाइक तो अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।